हेलो, आई एम टी.एन. सिंह एंड आई एम बायोलॉजी लेक्चरर। और मैं आप लोगों को जूम पे और मीट गूगल पे क्लासेस लेता रहा हूँ इस कोरोना फेज़ में। और अब हम लोग एक एंडिंग पे आ चुके हैं। 2 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम है नीट 2020। तो यहाँ पे बहुत आपको लेक्चर न लेकर के, कोई टॉपिक ना पढ़ा करके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 11th आवर में, एंड में, जब हम पहुँच चुके हैं एग्ज़ाम के बिल्कुल कहना चाहिए एंडिंग पार्ट पर, और एग्जाम हमारा इंतजार कर रहा है। उस पीरियड में एट द 11th आवर हम किस तरीके से नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और नीट एग्जाम में पर्टिकुलर बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। बायो में आप देखते हैं टोटल जो है वो 10 यूनिट्स हैं, जिसमें 11th और 12th का सिलेबस है। मैं आपको यहाँ बहुत लंबे लेक्चर न लेकर के कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिनसे इंपॉर्टेंट मीन्स ये है कि जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तमाम यूनिट ऐसी हैं जिसमें ऐसे एक क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन कुछ यूनिट ऐसी भी हैं जिनसे 17 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। तो हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है, और ये दिमाग में एम्फसाइज रखना है कि हमें कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस को सबसे पहले टैकल करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 11th एनसीईआरटी में बायो में, तो यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं, और इन 5 यूनिट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हैं वो हमारी 4th और 5th यूनिट है। 4th और 5th यूनिट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। वैसे ही 12th एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं और 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 नीट की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो हमारी यूनिट्स हैं 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। तो इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट हमारी 10th यूनिट है, 6th यूनिट है, 7th यूनिट है। ये वो मेजर पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमने यूनिट के नाम लिए। 4th यूनिट में पढ़ते हैं हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी, और 5th यूनिट में है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इधर हमारी 10th यूनिट में आती है इकोलॉजी। यहां पे रिप्रोडक्टिव यूनिट है, सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लूंगा। यहां पे आ जाता है आपका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। देखिए सिलेबस तो पूरा ही है, पूरे में से कुछ ना कुछ आना है, लेकिन ये वो टॉपिक हैं जिनका पढ़ना कभी जाया नहीं जाता। और उन टॉपिक्स में भी हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, दिमाग में बैठा के जाना है, घुमाते हुए जाना है। क्योंकि बायोलॉजी इज ए सिलेक्शन फेज, बायोलॉजी इज ए डिसाइडिंग सब्जेक्ट फॉर योर सिलेक्शन, जिससे हम 50% कोर्स को कवर करते हैं। बात करते हैं हम लोग पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ध्यान रखेंगे जितने भी चैप्टर हैं उनको आपको मथना है, दिमाग में बैठाना है, और कहानी शुरू करनी है। सबसे पहले कौन से चैप्टर को दिमाग में लाना है, दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसलिए क्योंकि नर्वस और दूसरा उससे रिलेटेड सिस्टम है एंडोक्राइन। ओनली 2 सिस्टम्स। शुरुआती यहां से करते हैं हम लोग, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। क्यों? क्योंकि यही 2 सिस्टम्स हैं जिन्हें कहते हैं हम रेगुलेटरी सिस्टम। ओनली द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अगर हम इन दोनों सिस्टम को एम्फसाइज करते हुए प्रॉपरली रिवाइज करेंगे तो इसी 2 सिस्टम्स में, इन्हीं 2 चैप्टर में हमारे बाकी के सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर कवर होते हैं। क्योंकि नर्वस और एंडोक्राइन जो होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करते हैं। होम्योस्टेसिस आपने पढ़ी होगी, मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान रखना है होम्योस्टेसिस बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने की कोशिश करती है, बॉडी को कांस्टेंट फेज में बनाए रखने की कोशिश करती है। और इसी होम्योस्टेसिस का एग्जाम्पल है पूरा हमारा एक फिजियोलॉजी सिस्टम, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होम्योस्टेसिस का एग्जाम्पल, और नर्वस और एंडोक्राइन होम्योस्टेसिस करते हैं। होम्योस्टेसिस इज द सिंक्रोनाइज मेथड कि बॉडी के सारे सिस्टम्स को रेगुलेट करना। ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जहां से हम लोग शुरू करते हैं। अब बात करते हैं, ध्यान रखेंगे नर्वस में क्या पढ़ना है। तो मेन कहानी फिजियोलॉजी में कंडक्शन ऑफ इंपल्स।
जनरेशन ऑफ इम्पल्स, नर्व में किस तरीके से इम्पल्स जनरेट होता है, आपको दिमाग में रखना है कि ये जो आए हुए क्वेश्चंस की बात करते हैं, नर्व के अंदर जो चार्जेस हैं, नर्व जो रेस्टिंग स्टेज में रहती है, ये इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कि अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो आप कहेंगे अनइक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही क्वेश्चन आया हो कि बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन की इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट इज द इम्बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टू बैलेंस द बॉडी फिनोमेना। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, नर्वस में इंपल्स कंडक्शन प्रोसेस जो है वो एक्टिव है या पैसिव है, तो कंडक्शन पैसिव प्रोसेस है, रेस्टिंग एक्टिव प्रोसेस है। रेस्टिंग फेज में बॉडी हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट चलता है, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से इंपल्स कंडक्शन में सिनेप्सिस की बातें, कैसे नर्व इंपल्स आगे जा रही होती, न्यूरोट्रांसमीटर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें ज्यादातर आपसे इनहिबिटरी पूछे जाएंगे। दो हैं, डोपामीन और ग्लाइसिन और गाबा। गाबा यानी गामामीन ब्यूटायरिक एसिड, दैट इज गाबा और ग्लाइसिन, दो इनहिबिटरी हैं। बाकी नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, डोपामीन, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी नर्वस की होगी। बाकी ब्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। ब्रेन स्टेम में क्या नहीं होता है ये ध्यान रखेंगे, क्या नहीं होता है, तो उसमें सेरिबेलम को कंसीडर नहीं करते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है नर्वस का। सिमिलरली एंडोक्राइन में हम आ जाए, एंडोक्राइन में आपसे बात पूछी जाएगी हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में और डिसऑर्डर के बारे में। तो हम लोग थायरॉक्सिन से लेकर के चलेंगे, थायराइड में कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन के कम सेक्रीशन से सिंपल ग्वाइटर है, मिक्सोडिमा है, क्रिटिनिज्म है, ये दिमाग में रखेंगे। इसी तरीके से आपको बातों को समझते हुए चलना है, आपने पूरा पढ़ा हुआ है और कुछ भी नर्वस नहीं होना है, अपना सीधे सीधे बातों को समझेंगे कि इसी एंडोक्राइन में हम लोग जानते हैं कि बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स प्रोटीन है, कुछ हार्मोन्स जो है कैटकोलामाइंस है, कुछ हार्मोन्स स्टीरॉयड है। इन्हीं पे आपसे पूछा जाएगा स्टीरॉयड कौन से होंगे, तो जिन पे भी कॉर्टिकॉइड्स लगता है, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स और गोनेड्स के हार्मोन सभी स्टीरॉयड हैं। फिर से रिपीट करता हूं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन और गोनेड्स के हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, दे आर स्टीरॉयड्स। सिमिलरली जितने भी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्सकॉर्टिकॉइड्स, इसी तरह से कैटकोलामाइंस में आ जाते हैं, जो हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं कहां से, विच आर रिलीजेस फ्रॉम एड्रिनल मेडुला, जैसे एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, जिन्हें हम नेफ्रिन और एपिनेफ्रिन कहते हैं। ये सब कैसे हैं, कैटकोलामाइंस हैं, यानी अमीनो एसिड से डिराइव्ड, अमीनो एसिड से बने हुए नहीं है। जो अमीनो एसिड से बने उनको तो प्रोटीन हार्मोन कहेंगे। मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स आर प्रोटीन, लेकिन स्टीरॉयड और कैटकोलामाइंस होते हैं, ये हार्मोन आती हैं। बाकी हार्मोन में हम लोग हर ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, उनके रिलेटेड हार्मोन्स पढ़ेंगे, उनसे जो फंक्शन हो रहे हैं ये सब पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे नहीं, अब कहना चाहिए पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं को आपको रिवाइज करना है, और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है थायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को भी भूलना नहीं है, जो हमारी साइकिल मेंटेन करती है, दैट इज ऑफ सार्केडियन रिदम मेंटेन करती है, स्लीपिंग अवेक साइकिल को मेंटेन करती है, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करती है, दैट इज पीनियल बॉडी। क्वेश्चन आता है पीनियल बॉडी क्या वेस्टिजियल है? नहीं, इट इज नॉट ए वेस्टिजियल, इट इज वेस्टिज ऑफ थर्ड आई कहा जाता है, नॉट ए वेस्टिजियल ग्लैंड, है वेस्टिज ऑफ थर्ड आई। थर्ड आई की जगह पे पीनियल ग्लैंड है, लेकिन पीनियल ग्लैंड फंक्शनल है, ये रिलीज करती है हार्मोन मेलेटोनिन। इसी तरह से एजिंग के पूछा जाता है, एंटी एजिंग कौन सी ग्लैंड है, वो है थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। तो इनको आपको सिनाप्सिस में रखना है। दो चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं, नर्वस और एंडोक्राइन। इन्हीं का यूज हम लोग पढ़ेंगे जब डाइजेस्टिव पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव में जब पहुंचेंगे तो वहीं पे हमारे गैस्ट्रिन हार्मोन का आ जाता है। जब हम लोग एक्सक्रीटरी में पहुंचेंगे तो रेनिन हार्मोन का नाम आ जाएगा। तो ये दोनों चैप्टर जो हमारे हैं एंडोक्राइन और नर्वस, ये हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स की अगले वीडियो लेक्चर में। साथ ही साथ हम वहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी और इनकी बातें करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप टीएन सिंह बायोलॉजी नीट को आप नारायण इंस्टीट्यूट, टीएन सिंह नारायण इंस्टीट्यूट को आप जो है सब्सक्राइब्स करें, तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यूट्यूब पे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं इनकी बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।